नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पार्ट 2 में संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी में हम दिल्ली सल्तनत काल की चर्चा करेंगे। अब इसका हमने इससे पहले एक पार्ट और बना दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इस सेकंड पार्ट में मैं कहूँ कि ये भी 5 अंक निर्धारित है। जैसे हमने इसके अध्याय 1 की चर्चा की थी, वहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न निर्धारित है, यानी पार्ट 2 से संघर्षकालीन भारत से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सेकंड पार्ट में पार्ट 2 के में दिल्ली सल्तनत काल की चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 है, उसमें हमने किस तरह संघर्षकालीन भारत ये कहलाया, क्योंकि भारत के शासकों ने किन किन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ संघर्ष किया, उनको खदेड़ा। तो हमने मोहम्मद गोरी तक पढ़ लिया था, किस तरह मोहम्मद गोरी भारत में आता है। भारत में आने के बाद यहाँ जो शासक होता है पृथ्वीराज चौहान, उसके साथ संघर्ष करता है। वो बहुत सी बार उससे हारा। फिर एक युद्ध में सहयोग हुआ, जो हमने पढ़ा था तराइन सेकंड युद्ध 1192 में, उसमें उसकी पराजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। फिर यहाँ उसके आगे से उसके बाद हम पढ़ते हैं किस तरह दिल्ली सल्तनत काल आया। दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से वंश के शासकों ने शासन किया, कहाँ तक के समय को हम दिल्ली सल्तनत काल बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो करते हैं शुरुआत कि मोहम्मद गोरी जब भारत में आता है तो वो कई बार पृथ्वीराज के हाथों पराजित होता है, लेकिन तराइन के सेकंड युद्ध में वो विजय होता है, पृथ्वीराज का वो वध कर देता है। इसके बाद दिल्ली पे शासक कौन बन जाता है? मोहम्मद गोरी। इसकी हमने कल चर्चा करी थी। मोहम्मद गोरी जब वो विजय हो जाता है तो दिल्ली पर उसका शासन हो जाता है, लेकिन हमने कल ही चर्चा कर ली थी कि जो मोहम्मद गोरी था वह भारत में शासन करने के हिसाब से नहीं आता है, वो केवल भारत को लूटने के लिए आता है। वो दिल्ली को विजिट करने के बाद अपना एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ की सत्ता संभालकर वो वापस जहाँ से आया था वहाँ लौट जाता है। तो इसके बाद से ही दिल्ली पर जो मुस्लिम शासकों के जो शासक हुए उनका शासन रहा। तो इसी प्रक्रिया को हम दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। तो अध्ययन करते हैं, आगे शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत काल की, जो 1206 से लेकर 1526 तक के समय को जो टाइम पीरियड है, इसको जहाँ पर दिल्ली पर शासन जिन शासकों का रहा उसको दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। और कौन कौन से वंशों ने यहाँ पर शासन किया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत काल में, अर्थात दिल्ली सल्तनत काल इसलिए कहा जाता है इस समय को, क्योंकि जो भी शासक आया उसने दिल्ली पर शासन किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी किसको जिम्मेदारी छोड़ के भारत पे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हमने कल चर्चा की थी कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को कब जीत लिया था? 1192 में, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल का प्रारंभ हम मानते हैं 1206 से। इसके पीछे एक कारण है कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली विजिट करने के बाद वह वापस चला जाता है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से इसका समय नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली को संभालता है। लेकिन जब 1206 में, यहाँ लिख रहा है 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब गोरी की मृत्यु होने के बाद पूरी आधिकारिक तौर पे पूरी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को अपने शासन के रूप में, यानी शासक घोषित कर देता है। अब यहाँ से ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान जब उसने घोषित किया, तो यहीं से एक वंश का प्रारंभ होता है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के ये शासक है, इनकी हम चर्चा पहले करेंगे। पर इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत काल को पूरा एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर या मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक
द्वारा जो शासन किया जाता है उसको गुलाम वंश बोला जाता है। फिर इस वंश के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन चलता है। फिर इसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, यानी इन 5 मुस्लिम वंशों ने यहाँ पर शासन किया। इसी समय को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, और ये समय रहता है 1200, यानी इसने अपने आप को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सम्राट या सुल्तान कब घोषित किया था? 1206 में। तो वहां से दिल्ली सल्तनत काल का काल प्रारंभ माना जाता है। और कहाँ तक रहता है? लोधी, यानी जब तक बाबर भारत में नहीं आता, यानी मुगल वंश, तब तक दिल्ली सल्तनत पर इन्हीं का शासन रहता है। तो दिल्ली सल्तनत में हम कुल कितने वंशों का अध्ययन करेंगे? 5 वंश, यानी दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। जो क्रमशः प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से राजवंश है, क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसकी एक मैं मजेदार ट्रिक्स भी बताता हूँ, इसको आप ध्यान रखें जिससे आपको ये क्रम से याद रह जाए। इसकी ट्रिक्स है कि गुल खिले तो शायद लोधी आए, यानी ये ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से क्रमबद्ध याद कर सकते हैं। गुल का मतलब गुलाम वंश, किले का मतलब खिलजी वंश, और तो का मतलब तुगलक वंश, और शायद का मतलब सैयद वंश, और लोधी आए इसका मतलब है लोधी वंश। ये साइलेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। ये प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल पे जिन राजवंशों का शासन रहा था क्रमशः उनको लिखें या उनके बारे में बताएं, तो आप इस ट्रिक से इसको याद भी कर सकते हैं। अब हम इन 5 वंशों को पढ़ेंगे, तब जाके हमारा दिल्ली सल्तनत काल आएगा। यानी 1526 तक अध्ययन करने के बाद दिल्ली सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा। 1526 के बाद बाबर भारत में आता है तो मुगल वंश पढ़ेंगे। ऐसे करके हमें 1757 तक प्लासी के युग तक पढ़ना है। एक बार फिर बता दूं, इस अध्याय से 5 अंक निर्धारित है। 5 अंक के बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं किस तरह मोहम्मद गोरी आया, और मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता संभला के जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद ये अपने आप को सम्राट और दिल्ली का सम्राट घोषित करता है। तो हम पढ़ते हैं गुलाम वंश को। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। तो हम गुलाम वंश की चर्चा करते हैं। तो गुलाम वंश में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको एक बार फिर पूरा देख लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहा, इसने गुलाम वंश के स्थापना की। और गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनती है, जो प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक होती है। फिर इसके बाद यहाँ कुछ समय के लिए कमजोर शासकों का यहाँ शासन रहता है, जिसमें बहराम शाह जो 42 तक शासक करता है। फिर 46 तक मोहम्मद शाह करता है। फिर 65 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद करता है। ऐसे करके कमजोर शासकों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको एक साथ लिखते हैं। इनकी डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, केवल नाम ध्यान रखेंगे। फिर हम लास्ट में गुलाम वंश का जो अंतिम शासक देता है बलबन होता है। इसका लगभग 1290 तक इसका टाइम पीरियड होता है। यहाँ के बाद हम फिर खिलजी वंश पढ़ेंगे, यानी बलबन की हत्या जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करने के बाद यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना होती है। यानी बलबन का उत्तराधिकारी होता है केकूबाद, उसकी हत्या करने के बाद जलाउद्दीन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और खिलजी वंश की दिल्ली पर स्थापना की जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये 1206 में, लिखता हूं मैं, 1206 में मोहम्मद गोरी
आपको दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है। समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद गोरी कब मरा, यानी विजय तो इसने कब प्राप्त कर ली थी दिल्ली पर, इसका अधिकार कब हो गया था 1192 में तराइन के सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज राठौर को हराने के बाद। लेकिन इसकी मृत्यु कब होती है 1206 में। इधर मोहम्मद गोरी मरता है तो मरते ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को दिल्ली सुल्तान घोषित कर देता है। तो यहाँ से इसको घोषित करने के बाद अब इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक आपको सुनाता हूं मैं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका सेनापति था, किसका, मोहम्मद गोरी का। इसका कल अध्ययन हमने कर लिया था, लेकिन साथ में साथ ये इसका क्या था, गुलाम था। यानी गुलाम, वैसा गुलाम नहीं काम करने वाला, ये बिल्कुल इसके अपने बेटे की तरह रखता था। ये जितने भी मुस्लिम शासक हुए इन्होंने बहुत सारे गुलाम ऐसे रखते थे जो अपने पुत्रों की तरह उनको रखते थे। यहाँ तक अपनी पुत्रों की शादी भी इनसे ही कर देते थे। तो ये गुलाम, इसका गुलाम का गुलाम होने के कारण यहाँ नाम पड़ गया फिर इसका गुलाम वंश। तो किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली सम्राट घोषित किया। फिर इसके बाद यह दिल्ली में गुलाम वंश, अब गुलाम वंश के और भी नाम है, जैसे यहाँ पे इलबरी भी बोलते हैं, इलबरी, यामिनी, आदि की स्थापना करता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको कि सम्राट बनने के बाद दिल्ली में गुलाम वंश, जिनको हम गुलाम वंश को इलबरी, यामिनी आदि नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ मैं कोष्टक लगा देता हूं की स्थापना करता है। तो यहाँ ये होगी दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना। अब हम कंटिन्यू मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद ये हम यहाँ हटा देता हूँ इनको। तो हम फिर ये तो एक बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक की याद रखनी है, लेकिन अगर हम बात याद रखें, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। किसने, ऐबक ने। क्या लिखता हूँ, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। एक और इसी में हम याद रख सकते हैं, इसे लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत दान करता था, यानी लाखों से दान करता था, इसलिए इसका नाम इसे लाख बख्श भी देते हैं। तो इसमें हमें सेकंड नंबर पे याद रखनी है, इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। इसका एक और नाम था लाख बख्श भी इसे कहते थे। तीसरे नंबर पे अगर हम ऐबक की बात याद रखें, इसी में एक जोड़ देते हैं, इसके दरबार में, यानी सेकंड पॉइंट में, इसके दरबार में हसन निजामी नामक इतिहासकार को संरक्षण प्राप्त था। तो हमने सेकंड पॉइंट में तीन चीजें, लाहौर इसकी राजधानी, लाल बख्श इसको कहा जाता था, और हसन निजामी एक इतिहासकार था जिसको संरक्षण प्राप्त है, यानी इसके दरबार में हसन निजामी नाम का एक व्यक्ति रहता था। सेकंड अगर पॉइंट की हम थर्ड पॉइंट की हम बात करें, तो थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इसके द्वारा एक प्रसिद्ध इमारत बनाई जाती है जिसका नाम आपने सुन रखा होगा। उसका नाम होता है कुतुब मीनार।
तो वह किसकी स्मृति में बनाता है, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बख्तियार एक सूफी संत होता है, संत बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। लेकिन क्या होता है, ये कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाता है, इसी दौरान इसकी एक ही मंजिलें बना पाता है, इसकी एक ही मंजिल निर्माण करवा पाता है। उसी दौरान ये एक खेल खेलते थे जिसको चौगान बोलते थे, और उसका आज वर्तमान में नाम देके पोलो कहते हैं। यानी घोड़ों पे आपने देखा होगा, घोड़ों पे ये खेला जाता है, एक लंबी सी छड़ होती है और उस छड़ से ये गेंद को मारते हैं। तो घोड़े पे बैठे हुए आपने कभी टीवी वगैरह पे देखा होगा, तो ऐसे चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इस कुतुब मीनार का निर्माण एक ही मंजिली निर्माण करवाता है, बाकी वो अधूरा रह जाता है। तो इस कुतुब मीनार का निर्माण इसके बाद जो शासक आता है इल्तुतमिश, वो पूरा करवाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, अब दिख जाएगा आपको। सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। इसी दौरान, यानी इसका जो समय रहता है 1206 में तो था ही ये, अरे इसका जो समय रहता है इसमें क्या होता है, इसी दौरान 1210 में चौगान, यानी इसको पोलो भी बोलते हैं, पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है 1210 में, यानी ये जब कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था, लगभग 1210 का समय था, उस समय ये पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर जाता है। तो इस अधूरे, यानी निर्माण अधूरा रह गया, अधूरे निर्माण को इसका अगला जो शासक आता है इल्तुतमिश पूरा करवाता है। इल्तुतमिश पूरा करवाता है। तो हमने इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर ली कि इसने किस तरह अपने आप को सम्राट घोषित किया, फिर सम्राट घोषित करने के बाद इसने कौन से वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की क्यों की, क्योंकि ये खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए ये शासक बनते, इसको पूरे वंश को क्या कहने लगे, गुलाम वंश। और इसके जो वंशज आएंगे वो सभी गुलाम वंश के शासक कहलाएंगे। तो फिर इसके बाद हमने इसकी राजधानी, इसका नाम, फिर इसके जो शासन काल में इसके दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था हसन निजामी। फिर हमने पढ़ा इसने बख्तियार काकी यानी एक सूफी संत थे, उनकी स्मृति में ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। आज वर्तमान में कुतुब मीनार दिल्ली में ही है। इसी दौरान इसका निर्माण कार्य चल रहा होता है, लगभग एक ही मंजिल बनती है। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस अधूरे निर्माण को सिर्फ कौन पूरा करवाता है, इल्तुतमिश। तो यहाँ तक हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ लिए। अब कुतुब ऐबक की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु हो ही जाती है, इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश बनता है। कौन बनता है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को हम पढ़ते हैं। इल्तुतमिश
यानी इल्तुतमिश भी गुलाम वंश से संबंधित था। इस वीडियो मतलब जो मैंने भी जो भी जानकारी लिखी इसको खोज करके आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, इल्तुतमिश की। अब इल्तुतमिश था वह किसके बाद शासक बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन होता है, इल्तुतमिश यहाँ कहा जाता है। यह ऐबक का गुलाम व दामाद होता है। यानी जो इल्तुतमिश शासक बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, वो ऐबक का गुलाम व दामाद होता है। इसे ही वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संगठन करता माना जाता है। तो हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि ये ऐबक का ही गुलाम वो या दामाद था और वह इसका उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली सुल्तान बनता है। ये इसके लिए यूं कहा जाता है इतिहास में कि इसी को मुस्लिम साम्राज्य का संगठन, वास्तविक संगठन करता माना जाता है। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है किसके बारे में, ऐसे हमने 3 पॉइंट करके ऐबक के पढ़े थे, ऐसे ही इसके पढ़ेंगे। सेकंड बात, अगर हमें इल्तुतमिश की बात याद रखनी है तो इसने रणथंभौर के दुर्ग व एक और दुर्ग होता है, जो दुर्ग होता है वह कहाँ का होता है, वो दुर्ग भिल्ला, नाम होता है उसका भिल्ला का दुर्ग। यानी इसने रणथंभौर के दुर्ग व भिल्ला के दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है। साथ ही जालोर व ग्वालियर को जीतता है। तो हमें केवल इसके बारे में यही जानकारी याद रखनी, 2 ही जानकारी याद रखनी है। किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में कि ये ऐबक का गुलाम वो दामाद होता है, वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संगठन करता है, इसको माना जाता है। इसने रणथंभौर के दुर्ग व भिल्ला के दुर्ग पर विजय प्राप्त ये करता है, साथ में जालोर व ग्वालियर को ये जीतता है। तो इल्तुतमिश के बारे में यहाँ तक है। अब हम अगला शासक आता है वह है रजिया सुल्तान। कौन आती है, रजिया सुल्तान आती है। अब रजिया सुल्तान नाम से लग रहा है कि ये महिला है, ये इल्तुतमिश की ही पुत्री होती है। तो हम अध्ययन करते हैं रजिया सुल्तान का गुलाम वंश में। तो कहा जाता है ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य थी ये, लेकिन यहाँ कहा जाता है, हम किसका अध्ययन करेंगे, रजिया सुल्तान का। इसके लिए इल्तुतमिश ने इसके पुत्र को शासक बना दिया जाता है, क्योंकि ये महिला होती है इसलिए इसको शासक नहीं बना जाता। इच्छा इल्तुतमिश की यही होती है, क्योंकि इसके जो पुत्र थे उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वह बिल्कुल अयोग्य था। यह बात इल्तुतमिश भी जानता था, लेकिन दुनिया के डर से, कहते हैं ना, दुनिया के या लोगों के डर से ये अपनी पुत्री को शासक नहीं बनाता। तो शासक कौन बनता है, यहाँ लिखता हूं मैं, रुकनुद्दीन फिरोज
बनती है। तो हमें सबसे पहले यही ध्यान में रखना है रजिया सुल्तान में कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु के बाद रजिया दिल्ली की सुल्तान बनती है। अब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? इल्तुतमिश का ही पुत्र था, लेकिन ये अयोग्य था, कुछ ही समय शासन कर पाया और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ की जो प्रजा होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनके सहयोग से फिर रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। लेकिन ये एक महिला थी, महिला होने ही इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होती है, क्योंकि जो अमीर वर्ग यानी इसके जो साम्राज्य में जो अधिकारी थे उन्हें अमीर कहते थे। अमीर वर्ग के जो लोग थे वो कभी ये स्वीकार नहीं कर पाए कि एक महिला हम पे शासन करे, तो इसका विरोध करते रहे वह। तो बड़ी मुश्किल से ये वहाँ सत्ता पे बैठती है और शासन चलाती है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि रजिया सुल्तान किस तरह शासन चलाती है। इसके पहले हमें एक इम्पोर्टेंट बात लिख लेनी चाहिए कि ये भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका है। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक है। अब देखो इसके क्या कारनामे होते हैं कि जैसे दिल्ली सल्तनत पे सम्राट के रूप में बैठती है, तो अब महिला है, मुस्लिमों में महिला ऐसे ही पर्दे में रहती है, तो ये सबसे पहले तो पर्दा त्याग करती है। यह पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा। अब कुबा क्या होता है? कुबा होता है कोट, हम कोट बोलते हैं, कुबा व कुलाहा। अब कुला क्या होता है? टोपी पहन कर दरबार में जाने लगती है। यानी एक महिला थी, मुस्लिमों में महिला पर्दे में रहती है, लेकिन इसने पर्दा त्याग कर यानी पर्दा त्याग कर पुरुषों की बात यानी पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुला यानी टोपी पहनकर दरबार में जाने लगती है। ये चीज वहाँ जो अधिकारी थे उनको अधिकारियों को अमीर कहते थे, वो उससे नाराज हो जाते हैं। एक काम और इसके द्वारा ऐसा किया जाता है जिससे अमीर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही इसने एक होता है मलिक जमालुद्दीन याकूत को यह अखूर मतलब एक होता है, एक यहाँ पर एक व्यक्ति होता है मलिक जमालुद्दीन याकूत को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग दे देती है, जिसका नाम होता है यहाँ पे अमीर अखूर। इसका नाम होता है अमीर अखूर। और अमीर अखूर क्या होता है? असूर साला का प्रधान, यानी जो घोड़े की जहाँ घोड़े रहते हैं उनका देख रेख करने वाला प्रमुख व्यक्ति अमीर अखूर कहलाता था। वह जो किसे बनाती है? मलिक जमालुद्दीन याकूत को बना देती है। तो ऐसे करके दो कार्य ऐसे हुए, एक तो इसने पर्दा त्याग दी, दरबार में जाने लगी पुरुषों की बातें, एक मलिक जमालुद्दीन याकूत को ये अमीर अखूर बना देती है, जिससे ये दो कार्यों से क्या होता है, वहाँ जो अधिकारी होते हैं अमीर वर्ग इससे नाराज हो जाते हैं। तो लिखता हूँ
अमीर अकबर बनाती है, जिससे अमीर वर्ग नाराज हो जाते हैं। तो यहां तक हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो रजिया सुल्तान है वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु, ये इल्तुतमिश का पुत्र था, अर्थात कह सकते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बहन थी कौन, रजिया सुल्तान। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की सुल्तान बनती है। ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक होती है, ये जानकारी आपको रखनी है। फिर सेकेंड अगर हमने इसके बारे में पढ़ा, ये प्रजा त्याग कर पुरुषों के भांति कुबा खुला पहनकर दरबार में जाने लगती है। साथ ही इसने मलिक जमालुद्दीन याकूब को यह अमीर अकबर बनाती है, यानी असुताला का प्रधान बना देती है, जिससे अमीर वर्ग नाराज हो जाता है। अगर आपको ध्यान रहे कि एक मूवी भी बनी हुई है रजिया सुल्तान नाम से, जिसमें जो पुरानी मूवी है हेमा मालिनी वह रजिया का रोल करती है, और उसी पिक्चर में बहुत ही अच्छी पिक्चर मैंने देखी हुई है, उसी पिक्चर में मलिक जमालुद्दीन याकूत की जो रोल करता है वो धर्मेंद्र करता है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है वह, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि YouTube वगैरह का जमाना है, अगर आप चाहें तो ये कभी भी इस पिक्चर को देख सकते हैं। अच्छी मूवी है, किस तरह वह किस बहादुरी से मतलब अमीर वर्ग उसका हर समय विरोध करते हैं, क्योंकि वो इस बात को कभी पचा ही नहीं पाए कि एक महिला होकर हम पर शासन करे, लेकिन वह उन विरोधी चालों का हमेशा साहस से वो उनका सामना करती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है अब यही पढ़ेंगे कि किस तरह इसकी मृत्यु होती है, ये किसके साथ विवाह करती है रजिया सुल्तान। तो यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इसके जो थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं कि इसने बाद में, यानी जो याकूत होता है वो याकूत के एक अभियान पे उसको रजिया सुल्तान द्वारा भेजा जाता है, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह अल्तुनिया से शादी कर लेती है। यहाँ पे एक व्यक्ति और होता है अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। अल्तुनिया से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। तो अल्तुनिया से विवाह करने के बाद क्या होता है, ये इसकी मृत्यु कर दी जाती है धोखे से। तो वो हम पढ़ रहे हैं 1240 में डाकुओं द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ रजिया सुल्तान की खत्म होगी। अब रजिया सुल्तान के बाद 3 कमजोर शासक आते हैं, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। आप जितना मैंने पढ़ाया उनको अपने नोट्स में मतलब लिख लें और उनको रिविजन करते रहें। तो ये मध्यकाल है, ये 10वीं में काम नहीं आने वाला। अपने नोट्स को सजो के रखना, यानी पढ़ते रहना। आगे भी भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।